चलो वो देखो, हम लोग दूरदर्शी पढ़ रहे थे। दूरदर्शी में हम लोग अपवर्तित दूरदर्शी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो है परावर्तित दूरदर्शी। और ये परावर्तित दूरदर्शी जो है एग्जाम में अक्सर करके 1 साल 2 साल अल्टरनेट करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक तरह से ये समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि परावर्तित दूरदर्शी है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। परावर्तित दूरदर्शी, देख लो। ये सबसे पहले हमको ये जानना है कि परावर्तित दूरदर्शी है क्या। ठीक है, क्या है परावर्तित दूरदर्शी? आपको जब हम दूरदर्शी पढ़ाए थे तो उसमें आपको हमने बताया था कि दूरदर्शी 2 सिद्धांत पे काम करती है। एक प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे और एक प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे। तो जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे दूरदर्शी काम करती है उसे अपवर्तित दूरदर्शी कहते हैं, और जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है उसे परावर्तित दूरदर्शी कहते हैं। तो अपवर्तित जो दूरदर्शी होता है उसमें आपने देखा होगा 2 लेंस लगे होंगे, क्योंकि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। और ये परावर्तित दूरदर्शी है, इसका मतलब इसमें परावर्तन का सिद्धांत लागू होगा। और परावर्तन कब होता है? जब दर्पण लगे होते हैं। इसका मतलब इस दूरदर्शी में कहीं न कहीं पे दर्पण का इस्तेमाल होगा, इसीलिए ये परावर्तित दूरदर्शी कहा गया है। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न करे कि परावर्तित दूरदर्शी क्या होती है या परावर्तित दूरदर्शी किसे कहते हैं, तो बहुत आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसमें अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे दूरदर्शी अपवर्तित दूरदर्शी में आपने देखा होगा 2 लेंस लगे थे, एक का छोटा था और एक बड़ा था। बड़े वाले को हम अभिदृश्यक लेंस कहते थे। इस दूरदर्शी में उसी बड़े वाले लेंस के जगह पर बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, एक तो रहेगा नेत्रिका लेंस, तो लेंस ही रहेगा, लेकिन जो अभिदृश्यक लेंस उसमें था उसके जगह पर बड़े द्वारक अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। और जब दर्पण का प्रयोग करेंगे तो परावर्तन का सिद्धांत यहाँ पे लागू हो जाएगा, इसीलिए इस दूरदर्शी का नाम परावर्तित दूरदर्शी रखा गया। ठीक है, तो पहला चीज अगर कोई पूछता है कि परावर्तित दूरदर्शी किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। इसे परावर्तित दूरदर्शी कहा क्यों गया? क्योंकि ये परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, इसीलिए इसे परावर्तित दूरदर्शी कहा गया। इसमें कितने लेंस लगे होते हैं? तो इसमें सिर्फ एक लेंस लगा होता है और एक अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं, लिखें। यह एक ऐसा दूरदर्शी है, यह एक ऐसा दूरदर्शी है जिसमें अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक एवं
बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु का बड़ा एवं चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि परावर्तित दूरदर्शी क्या है, किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, यह एक ऐसा दूरदर्शी है जिसमें अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक एवं बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु का बड़ा एवं चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो रहा परावर्तित दूरदर्शी। ठीक है, अब इसमें दर्पण चूंकि इस्तेमाल हो गया है, तो ये तो फिक्स हो गया कि ये परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करेगा, क्योंकि दर्पण परावर्तन क्रिया करता है और लेंस अपवर्तन की क्रिया करता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत, तो मान लीजिए आपसे ये भी प्रश्न आ जाए, सिद्धांत बताइए, तो इसका सिद्धांत आप जानते हैं क्या है, प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत है ये। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे, देखिए यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर सिद्धांत पूछा जाए तो यही है कि ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, नोट करिए, नोट करें, जल्दी नोट करते रहिए। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसकी बनावट क्या है, ये बना कैसे होता है। तो बनावट के विषय में हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दें। बनावट, ठीक है, बनावट देखें, इसके बनावट में एक चौड़ी नली होती है, जिसके मुख पर एक बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण लगा होता है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, चलिए छोटा सा एक बनाते हैं। ये एक अवतल दर्पण, ऐसे ये एक अवतल दर्पण है, ध्यान देना, और ये एक नली है चौड़ी सी, ऐसे इसी चौड़ी नली के मुख पर ये लगा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, और इस अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर इसी के पास में एक पतली नली होती है,
पतली नली दिख रहा है ना। हम्म, इसी के पास में एक पतली नली होती है, ठीक है, और इस नली के मुख पर एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। ऐसे समझ लेना, ये एक चौड़ी नली है जिसके मुख पर बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण, और यहाँ पर दूसरी एक पतली नली होती है जिसके मुख पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। इस अवतल दर्पण के सामने इसका जो मुख्य फोकस है, मान लीजिए इसका मुख्य फोकस यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक। इस मुख्य फोकस के पहले, ये चूंकि अवतल दर्पण है तो इसका फोकस हम F4 लिखेंगे, ठीक है। इसके पहले, मुख्य फोकस से पहले एक समतल दर्पण यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है, समतल दर्पण, और यह दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल 45 डिग्री की होती है। समझ में आई बात? 45 अंश के कोण पर यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा होता है, क्लियर। अब देखिए, अगर और ये लेंस है, लेंस का जो मुख्य अक्ष होगा वो ये होगा, समझ में आ गई बात? ये लेंस का मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। कोई वस्तु जो है दूर है, तो जो वस्तु दूर है उसके तरफ इस अवतल दर्पण वाली नली को क्या करते हैं, कर देते हैं। यानी जिस वस्तु को आपको देखना है उसके तरफ इस नली को आप कर देंगे, ठीक है। तो दूर से प्रकाश की किरणें जो हैं, जो वस्तु दूर है, मान लीजिए ये वस्तु है ए बी, ये वस्तु है और ये दूर पर है, तो यहां से किरणें जो हैं यहां पर आती हैं, ऐसे दूर से ये किरणें आ रही हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही हैं दूर से, ये आपतित किरणें हैं। ऐसे जब इस अवतल दर्पण पर पड़ेंगी तो अवतल दर्पण क्या करेगा, इनको अपने फोकस बिंदु पे केंद्रित करेगा। कहाँ फोकस करेगा? अपने फोकस पॉइंट पर। यानी ये अवतल दर्पण अपने इस पॉइंट के ऊपर इनको फोकस करेगा। जब फोकस करेगा तो देखिए, यहां से किरणें परावर्तित होकर के आती हैं किस पर, इस दर्पण के फोकस पर, ऐसे ऐसे फोकस पे आएंगी। लेकिन फोकस पे आने से पहले किस पे पड़ जाएंगे? समतल दर्पण पर। क्यों? क्योंकि फोकस के पहले दर्पण रख दिया गया है। समझ में आ गई बात? अगर ये दर्पण नहीं होता तो ये किरणें इसके फोकस पे जाकर के केंद्रित होती। हो सकता है इसका फोकस ने नजदीक बना दिया, इधर कहीं हो, ठीक है। ये फोकस पर इनको फोकस कर रहा था, लेकिन उससे पहले दर्पण चूंकि लगा है इसलिए ये समतल दर्पण पे पड़ जाती है। अब समतल दर्पण क्या करेगा इनको? समतल दर्पण इनको परावर्तित करेगा ये भी। तो जब ये परावर्तित करेगा तो कैसे परावर्तित करेगा? ये देखिए, यहां से जो किरण आएगी वो सीधे यहां आएगी, और ये किरण जो परावर्तित होगी जा ठीक है।
ऐसे आ जाएगी। ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों किरणें देखिए यहां से परावर्तित होके आ रही हैं समतल दर्पण से। ऐसे ऐसे आई, ठीक। अवतल दर्पण को हम नाम दे देते हैं दर्पण M1, समतल दर्पण को नाम दे देते हैं दर्पण M2, ठीक है। अब ये यहां पर आ गई। अब यहां से देखिए जहां पर ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वहां से लेंस के मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। और ये बन गया इस वस्तु का छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश, समझे। अब यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, ठीक। अब यह लेंस जो है इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो देखिए ये जो किरणें आ रही हैं यहां से इन किरणों को एकदम पीछे की दिशा में ले जाएंगे ऐसे, यहां से, और इसको भी ले जाएंगे। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वहां पर आइए, यहां पर, और यहां से इस पे लंब डालिए और ये इसका आभासी प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बन जाता, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहां पर आप अपनी आंख को रखेंगे यहां पर, इसीलिए इस लेंस का नाम है नेत्रिका लेंस। इस लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं? नेत्रिका लेंस। ये नेत्रिका लेंस है और इस दर्पण को हम बोलते हैं अभिदृश्य दर्पण। ये लेंस नहीं है, दर्पण है, ठीक है। और ये समतल दर्पण है। तो इस तरह से परावर्तित दूरदर्शी काम करता है, ठीक है। और इस तरह से इसकी बनावट है, ध्यान रखिएगा। और यह एग्जाम में कई साल पूछा गया है, इसलिए हमने इसको बनाया, आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। देख लीजिए फिर एक बार आपको हम एक्सप्लेन करें, ध्यान से सुनिएगा। अगर आता है परावर्तित दूरदर्शी है क्या, तो ये लाइन देख रहे हैं, इसको तो क्लियर हमने कर दिया है। सिद्धांत यही है कि ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा। बनावट में क्या है कि इसमें एक चौड़ी नली होती है जिसके मुख पर बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। जिसके सामने उसके मुख्य फोकस से पहले 45 डिग्री कोण पर एक समतल दर्पण M2 रखा होता है, ठीक है। एक दूसरी नली होती है पतली सी जिसके मुख पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। ये तो इसकी बनावट हो गई। बनावट में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। तीसरा जो हम टॉपिक यहाँ लिखेंगे वो है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है तब उसके विषय में हम पढ़ेंगे, फिर इसके आवर्धन क्षमता पे आएंगे, तब जाकर के ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखें बनावट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें एक चौड़ी नली, साथ में लिखते रहें, इसमें चौड़ी नली के मुख पर
बड़े द्वारक एवं बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक दर्पण M1 कहते हैं, जिसे अभिदृश्यक दर्पण M1 कहते हैं। दर्पण के सामने उसके मुख्य फोकस से पहले 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण M2 लगा होता है। एक समतल दर्पण M2 लगा होता है। अभिदृश्यक दर्पण के पास एक पतली नली में कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी बनावट हो गई। क्या क्या इसमें लगा है, कहाँ कहाँ पर लगा है, क्या उसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इस बनावट में हो गई। अब बात आती है कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, अब प्रतिबिंब बनना, देखिए जब भी ये आता है क्वेश्चन तो ये लिख देता है परावर्तित दूरदर्शी किसे कहते हैं या परावर्तित दूरदर्शी क्या होता है, इसका सिद्धांत, बनावट, प्रतिबिंब का बनना तथा आवर्धन क्षमता पर प्रकाश डालिए या इनके विषय में बताइए या इनको स्पष्ट कीजिए। समझ में आई बात? तो इस तरह आपको इसमें लिखना होगा। पहले सिद्धांत, फिर बनाएंगे, फिर प्रतिबिंब कैसे बना है उसके विषय में बताएंगे, फिर आएंगे आवर्धन क्षमता पे। ठीक है, तो इस तरह से एक सिस्टम से आप इसको ध्यान में रखिएगा, तभी लिख पाइएगा। कभी कभी आ जाता है कि परावर्तित दूरदर्शी का बनावट और रेखांकित चित्र बनाइए, तो बनावट इसे लिखना है और इस तरह से चित्र बनाना है आपको।
ठीक है, तो इसलिए हम हर पॉइंट पे आपको फोकस कर रहे हैं ताकि भूलिएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये परावर्तित दूरदर्शी। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिए। अब आते हैं प्रतिबिंब का बनना। देखिए हेडिंग लगा लें, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देखिए जब प्रतिबिंब के बनने पे बात आएगी तो आपसे हमने पहले ही बोला कि जो अभिदृश्यक दर्पण है उसको किधर रखना है, वस्तु की ओर, यानी जो चौड़ी नली है जिसमें अभिदृश्यक दर्पण लगा हुआ है उसको दूर जो वस्तु है उसकी तरफ कर देना है। ठीक है, तो दूर से आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के समतल दर्पण पर पड़ेंगी और फिर समतल दर्पण से परावर्तित होकर लेंस पर आएंगी। तो परावर्तन के दौरान ये एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर क्या करेंगे, काटेंगी। जहां पर काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश डी डैश बनेगा, जो नेत्रिका लेंस के लिए यानी इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। फिर यह लेंस उसका बड़ा और आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाएगा। यही प्रतिबिंब बनना है, कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो नोट करते रहें। बनने में देख लिखेंगे सर्वप्रथम अभिदृश्यक दर्पण को दूरस्थ पर स्थित वस्तु की ओर रखते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम अभिदृश्यक दर्पण को क्या करेंगे, जो दूरस्थ मतलब दूर पर वस्तु स्थित है उसकी तरफ क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो जो किरण आएगी वो दूर से आएगी और किस पे पड़ेगी, अवतल दर्पण पर। तो फिर अवतल दर्पण उनका परावर्तन करके अपने फोकस पर क्या करेगा, फोकस करेगा, लेकिन फोकस से पहले दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, तो किस पर पड़ जाएंगे, समतल दर्पण पर। ठीक है, तो लिखेंगे जिससे दूर से आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर समतल दर्पण M2 समतल दर्पण M2 पर पड़ती हैं, जहां से पुनः परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस
नेत्रिका लेंस को हम ई बोलते हैं, ई पर आपतित होती हैं। परंतु आपतित होने से पहले होने से पहले ये किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश बनता है। जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु, आभासी वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस ई, नेत्रिका लेंस ई वस्तु का बड़ा चमकीला एवं आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबिंब का बनना। ऐसे ये जो परावर्तित दूरदर्शी है ये ऐसे प्रतिबिंब को बनाती है। जो अभिदृश्यक दर्पण है चौड़ी नली में उसको बस की ओर आप कर दोगे, बस दूर पर है तो दूर से आने वाली किरणें अवतल दर्पण पर पड़ेंगी। अवतल दर्पण उन किरणों को परावर्तित करता है और उनको अपने फोकस पर फोकस करता है, लेकिन उससे पहले समतल दर्पण लगा होता है, इसलिए किरणें समतल दर्पण पे पड़ जाती हैं। समतल दर्पण द्वारा पुनः ये परावर्तित होती है और परावर्तित होकर के नेत्रिका लेंस पर आती है। लेकिन नेत्रिका लेंस पर आने से पहले ये एक दूसरे को काटती हैं। जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी नहीं। ठीक है, अब यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। फिर नेत्रिका लेंस इस आभासी वस्तु का एक बड़ा आभासी चमकीला प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबिंब का बनना। अब बात आती है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता
आवर्धन क्षमता। अब देखिए आवर्धन क्षमता है क्या। आप सभी को पता है कि वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण और प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण का जो अनुपात होता है उसी को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो अगर आवर्धन क्षमता आता है तो आप लिख सकते हो आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटा वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, यही होता है आवर्धन क्षमता। ठीक है। अब देखो इसमें यदि यदि अभी दृश्यक दर्पण की फोकस दूरी, यदि अभिदृश्यक दर्पण की फोकस दूरी क्या हो, एफ हो, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या हो, एफ ई हो, एफ ई हो। ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन मिलेंगे। एक, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंत पर। कहाँ बनता हो, अनंत पर। तो पहला कंडीशन ये है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। इसमें अंतिम प्रतिबिंब कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, यही अंतिम प्रतिबिंब। तो अगर ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा हो तो ऐसे कंडीशन में इस परावर्तित दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होगा। ठीक है। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, एम बराबर होता है एफ ओ अपान एफ ई। ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर परावर्तित दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो इस दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता होता है एफ ओ अपान एफ ई। लेकिन अगर यही प्रतिबिंब इसके अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने तब क्या होगा। तो इसका दूसरी स्थिति है, ऊपर नोट कर लिए हैं। हाँ, चलिए देखें। अब दूसरा इसका कंडीशन जो है वो देखें। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता
ठीक है, क्या हो जाएगा, तब हो जाता है m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये हो जाता है। अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो इस परावर्तित दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा परावर्तित दूरदर्शी का बनावट, परावर्तित दूरदर्शी का सिद्धांत, प्रतिबिंब का बनना, परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। एक बात इसमें और पूछी गई है कि अपवर्तित दूरदर्शी के तुलना में परावर्तित दूरदर्शी क्यों बेटर है, क्यों अधिक उपयोगी है, क्यों अच्छा माना जाता है। अपवर्तित दूरदर्शी के तुलना में परावर्तित दूरदर्शी को अच्छा क्यों माना जाता है, क्या कारण है। तो देखिए, अपवर्तित दूरदर्शी के द्वारा चमकीला प्रतिबिंब नहीं बनता और परावर्तित दूरदर्शी के द्वारा चमकीला प्रतिबिंब बनता है। और आप जानते हैं जो चमकता है वही बिकता है, नहीं, जो नहीं चमकेगा वो कहाँ बिकेगा। अगर कोनो दुल्हा मेकअप करके ना आ जाए तो पसंद करी, और वही खूब मलहन पुट्टी मार के जाएगा तो सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा बाबू लगत हैं। तो वही चीज है, अपवर्तित दूरदर्शी में चमकता नहीं है इमेज, ठीक है, और परावर्तित दूरदर्शी में क्या होता है, वो चमकने लगता है। तो इसलिए दूसरी चीज, जो परावर्तित दूरदर्शी है इसमें वर्ण विवर्तन दोष नहीं होता, एक वर्ण विवर्तन दोष है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो परावर्तित दूरदर्शी में नहीं होता। अपवर्तित दूरदर्शी में वो वर्ण विवर्तन दोष होता है। तो ये दो ऐसे कारण हैं जिनके वजह से परावर्तित दूरदर्शी अपवर्तित दूरदर्शी से अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लिए होंगे, नहीं ये कर लीजिए, फिर उसको भी 2 लाइन लिख देते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। चलिए देखिए, परावर्तित दूरदर्शी और अपवर्तित दूरदर्शी में तुलना, मान लीजिए तुलना आ जाए तब भी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अपवर्तित दूरदर्शी एवं परावर्तित दूरदर्शी में तुलना या अंतर। ध्यान रखना, अगर मान लो 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाए कि अपवर्तित दूरदर्शी या परावर्तित दूरदर्शी में अंतर बताइए, या ये आ जाए अपवर्तित दूरदर्शी परावर्तित दूरदर्शी में तुलना कीजिए, या ये प्रश्न आ जाए कि परावर्तित दूरदर्शी को अपवर्तित दूरदर्शी से अच्छा क्यों माना जाता है, या ये आ जाए कि परावर्तित दूरदर्शी अपवर्तित दूरदर्शी से श्रेष्ठ क्यों होता है। ठीक है, तो इस सबके आंसर इसी में मिलेंगे। ठीक है, पहला रीजन इसका क्या था, पहला रीजन यही है कि परावर्तित दूरदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब चमकीला होता है, जबकि अपवर्तित दूरदर्शी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहला है परावर्तित दूरदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब चमकीला होता है, जबकि अपवर्तित दूरदर्शी में ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। दूसरा जो इसका रीजन है वो क्या है, परावर्तित दूरदर्शी में वर्ण विफतन नामक दोष नहीं पाया जाता, जबकि अपवर्तित दूरदर्शी में वर्ण विफतन नामक दोष पाया जाता। क्या लिखेंगे, परावर्तित दूरदर्शी में वर्ण विपथन नामक दोष नहीं होता है, जबकि अपवर्तित दूरदर्शी में यह दोष होता है। कौन सा दोष, वर्ण विफतन। यही दो कारण है जिनके वजह से परावर्तित दूरदर्शी अपवर्तित दूरदर्शी से श्रेष्ठ है, बेहतर है, अच्छा है। ठीक है, इन्हीं दो कारणों की वजह से। समझ में आ गई बात। अब इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ लीजिए, नहीं हो रही है तो आपका ये किरण प्रकाश की चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, यही लास्ट टॉपिक था इसका, देख लीजिए। हो गया।